तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के अंदर जो हमारी फीटर ट्रेड होती है। आईटीआई के अंदर हमारी ट्रेड होती है फीटर के अंदर फीटर का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। फीटर ट्रेड के लिए हम संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन इस यूनिट के अंदर हम बताए जाएंगे कि फीटर ट्रेड के अंदर क्या होता है, कैसे उसके अंदर अपने को काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ की सुरक्षा रखनी चाहिए, कैसे मशीनों की सुरक्षा रखनी चाहिए, कैसे स्वयं की सुरक्षा रखनी चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। फीटर ट्रेड क्या है, कैसे काम करती है, और फीटर ट्रेड के जितने भी 41 यूनिट हमारे अंदर दिए गए हैं सबका एक एक दिन वीडियो आता रहेगा। देखो इसकी हेडलाइन क्या है, एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि अपने देश के विकास के अंदर इंडस्ट्री का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसी चीज़ से हमें चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव भी मिलती है। तो एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए इंडस्ट्री का विकास बहुत ज़रूरी है, और उसके विकास के लिए क्या ज़रूरी है, एक मतलब शिक्षित और व्यवस्थित लेबर। और लेबर कैसे मिलेगी, जैसे कि फीटर का जो ट्रेनिंग होगा वो उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की हुई है, उसको सारी चीज़ों का नॉलेज है, वो सावधानी से काम करेगा, मशीनों की भी सुरक्षा रखेगा, खुद की भी सुरक्षा रखेगा। तो ऐसे हम मशीनरी की भी सुरक्षा रख सकते हैं, खुद की भी सुरक्षा रख सकते हैं, और देश के विकास के अंदर भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, तो भी हम फीटर ट्रेड का परिचय पढ़ेंगे। देखो फीटर ट्रेड के बारे में समझेंगे कि फीटर ट्रेड क्या है, कैसे काम करती है। देखो फीटर एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसमें मशीनों पुर्जों को फिट करना, मशीनों को सुचारू रूप से चलाना एवं मशीनों का रखरखाव शामिल होता है। मतलब क्या है कि फीटर एक इंजीनियरिंग ट्रेड है ना, इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो इसके अंदर क्या क्या किया जाता है कि फीटर के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसमें मशीनों को पुर्जों का, जैसे एक मशीन हो गई तो मशीन के अंदर कई प्रकार के सामान होते हैं, उसे चलाने के लिए होता है, उसके अंदर गियर बॉक्स होता है, उसके अंदर कई प्रकार के बेरिंग होते हैं, कई प्रकार के टूल्स काम में लिए जाते हैं। तो उनका पुर्जों का फिट करना, कैसे उनको फिट किया जा सकता है मशीन के अंदर, किस तरीके से लगाया जाता है, और मशीनों को सुचारू रूप से चलाना, मतलब जैसे मशीन के अंदर टाइम पे ऑयल करना, ग्रीसिंग करना, जिससे मशीनें लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलती रहे और उनमें कोई नुकसान नहीं हो। और मशीनों का रखरखाव यही आ गया कि मशीनों का रखरखाव यही आ गया ना कि उसको कैसे तरीके से रखना है, टाइम पे उनका सफाई करना, उनमें ऑयल करना, ग्रीसिंग करना, इससे मशीनें सुचारू रूप से चल सके। फीटर ट्रेड का परिचय ये तो हमने बता ही दिया कि फीटर ट्रेड क्या होते हैं। अब इसमें देखो फीटर ट्रेड के 6 प्रकार हमें दिए गए हैं, ये 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 और 6। अभी हम इन 6 के 6 प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे ये फीटर के ये पार्ट्स कैसे काम में आते हैं, कैसे कैसे इनके अंदर क्या क्या होता है फीटर के इन सब के अंदर। तो ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि कैसे क्या होता है। अब पहला लेते हैं, पहले इधर ले लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बेंच फीटर से ले लेते हैं। ठीक है, बेंच फीटर क्या होता है। बेंच फीटर के अंदर जैसे कि हमें बताया गया कि बेंच फीटर अधिकतर कार्य हैंड टूल की सहायता से बेंच पर रखकर करता है। इससे अधिकतर कार्य फाइल जैसे रेती, जिसे हम बोलते हैं ना, से संबंधित होते हैं। इसके अलावा हेक्सा, ड्रिलिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि बेंच ट्रेड में देखो ये एक बेंच दिख रही है आपको, और ये आपको फाइल दिख रही है। अब बेंच फीटर का अपन नॉर्मल समझ देते हैं, जैसे कि ये बेंच, आप जैसे आईटीआई कर रहे हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके वहाँ पे देखो बेंच बनी हुई होगी। ठीक है, इसी बेंच पे आपको कहीं पे वो अपनी वो लगी हुई दिखेगी। ठीक है, ये अपन ने बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो अपन कोई भी टूल्स रखते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं जो काम करने का वो बनते हैं, इसे वाइस बोलते हैं। ठीक है, वाइस होती है। ठीक है, वाइस के अंदर अपन जैसे कि कोई भी चीज़, लोहे का पुर्जा ले लिया, लोहे के पुर्जे के ऊपर फाइलिंग करनी है, या इसी को जैसे कि इस शेप के अंदर काटना है तो इसको अंदर से इसकी गोलाई करनी है, या इसके ऊपर फिनिशिंग का काम करना अपने को, या कोई लोहे का अपना बड़ा पीस है तो इसको 2 भागों में कट करना है, ये काम हो गया। मतलब कई प्रकार, जैसे कि कोई लोहे का अपने पास बोल्ट है, जैसे बोल्ट का शेप ले लिया अपन ने, इसके अंदर छेद करना है, इसके अंदर चूड़ियाँ पाड़नी, किसी चीज़ के ऊपर चूड़ी पाड़नी हो, तो ये सब काम हम इसके अंदर कर सकते हैं बेंच फीटर के अंदर। मतलब इसका काम ये है कि सारे के सारे काम इसी बेंच के ऊपर होंगे। किसी चीज़ को पकड़ना, उसके ऊपर जैसे कि उसकी फाइलिंग करना, उसको काट, उसके ऊपर अंदर का कोई क्लीनिंग करना, 2 भागों में काटना, ऊपर से फिनिशिंग करना, अंदर चूड़ियाँ पाड़ना, ये सारे काम इसके अंदर आ जाता है। जैसे ड्रिलिंग करना, उसको टेपिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब काम इसके अंदर आ जाता है बेंच फीटर के अंदर। ठीक है, मैं नॉर्मल अभी ये दे रहा हूँ आपको, तो एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है,
पेंच फीटर का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे पे चलते हैं। आप दूसरा अपना ले लेते हैं पाइप फीटर, ठीक है। पाइप फीटर क्या होता है, ठीक है। पाइप फीटर के बारे में एक बार सुन लीजिए। पाइप फीटर को प्लम्बर भी कहा जाता है। इसके द्वारा घरों में पानी की सप्लाई, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन व अन्य पाइपलाइनों का कार्य एवं उसकी मरम्मत किया जाता है। अब जैसे इसके अंदर मतलब ITI का मतलब ये है कि अपन औद्योगिक एवं घरेलू चीज़ों के बारे में नॉलेज। अब पाइप फिटर के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी अपने पाइप का ये हो गया सप्लाई। अब देखो ये इंडस्ट्री के अंदर भी काम में आता है। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर कोई गैस की सप्लाई जा रही है, पेट्रोल की सप्लाई जा रही है, उसके अंदर पानी की निकासी भी जा रही है, पानी की सप्लाई भी जा रही है, पानी की सप्लाई घरों के अंदर भी आ रही है, अपने कहीं पे जैसे शहरों के अंदर गैस की सप्लाई भी जा रही है। तो इनके अंदर कभी कभार क्या होता है, जैसे पाइप में लीकेजिंग हो गया। अब पाइप में से या तो गैस लीकेज हो रही है, पानी की बूंद बूंद पानी गिर रहा है, या फिर कहीं से ऑयल का रिसाव हो रहा है तो ऑयल गिर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, पाइप फिटर के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने को सही तरीके से सप्लाई, अगर नई सप्लाई डालनी है तो कैसे नई सप्लाई डालनी है, कैसे पाइपों को जोड़ना है, कैसे पाइपों का कनेक्शन देना है, कैसे उनका अगर लीकेज हो जाता है तो कैसे मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से पानों को काम में लेना है, किस तरीके से पाइपों का यूज़ लेना है, कैसा पाइप कहाँ पर लगेगा, ये सब चीज़ें पे इनका नॉलेज दिया जाता है पाइप फिटर के अंदर, ठीक है। तो ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ, फिर डिटेल की नॉलेज बाद में दे दूँगा, ठीक है। पाइप फिटर आ गया। अब तीसरे के अपन बात करते हैं। तो तीसरा है फैब्रिकेशन फिटर, ठीक है। फैब्रिकेशन फिटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है धातु की चादरों का उपयोग कर रिवेटिंग जोड़ों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना फैब्रिकेशन कहलाता है। इस निर्माण कार्य को करने वाला व्यक्ति फैब्रिकेशन फिटर कहलाता है। अब देखो फैब्रिकेशन फिटर के अंदर क्या होता है, देखो इस चित्र के अंदर दिखाया होगा, कोई भी धातु की दो चादरें होती है। जैसे तुमने देखा होगा घर के अंदर ये अलमारी बनी हुई है, एक तो लकड़ी की आती है, एक पतले टिन सेट चादर की आती है, जैसे कि वो होता है। तो उन चादरों को क्या है ना कि वेल्डिंग से प्रॉपर नहीं जोड़ सकते, उसके अंदर अलग तरीके से, जैसे रिवेटिंग, कहीं पे कोई पतला चादर है तो उनके अंदर रिवेट का इस्तेमाल किया होगा। मतलब दो चादरों को ऐसे आपने एक दूसरे को ऊपर रख के रिवेट को ऐसे ठोक के दोनों तरफ से मजबूती से जोड़ दिया। जैसे एरोप्लेन वगैरह आ रही होगी, रेल वगैरह आ रही होगी, जो वाइब्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादातर रिवेटों का काम में लिया जाता है, या फिर पतले चादर हो जाते हैं, वहाँ पे रिवेट लूज नहीं होती, ठीक है। तो में दो पतले चादरों को कैसे जोड़ा जाता है, दो मोटी चादरों को कैसे जोड़ा जाता है, उनका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, किस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, उनका जॉइंट नहीं खुले। तो ऐसा फिटर कहाँ काम में आता है, इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाना है, बड़े बड़े जैसे कि रेलवे के अंदर जा रहा है तो उनके अंदर बड़ी बड़ी बोगियों का निर्माण हो रहा है, डब्बों का निर्माण हो रहा है। अपन इसरो के अंदर जा रहे हो, आप एरोप्लेन के निर्माण के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं का काम में लिया जाता है। एक कुशल श्रमिक जो कि किस तरीके से उन चीज़ों को जोड़ सकता है, चादरों को और इनको, और किस तरीके से बॉडी का निर्माण कर सकता है, ठीक है। इसके आगे ले लेते हैं अपन मेंटेनेंस फिटर को। मेंटेनेंस फिटर के अंदर क्या आता है, किसी भी बंद पड़ी मशीन की मरम्मत कर उसे स्टार्ट करना एवं मरम्मत योग्य उपकरणों की मरम्मत कर उन्हें सुचारू रूप से चलाने योग्य बनाना मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। मेंटेनेंस के कार्य करने वाले व्यक्ति को भी मेंटेनेंस फिटर कहलाते हैं। मेंटेनेंस, अब जैसे कोई भी, जैसे कि कोई बड़ा कारखाना है, उसके अंदर कोई मशीन या तो पुराने समय से ख़राब होकर पड़ी है, या कोई मेंटेनेंस के अंदर अभी कोई दिक्कत आ रही है, तो ये मेंटेनेंस फिटर के अंदर होता है। ये क्या करता है कि जैसे कि कोई बड़ी मशीन है, मतलब बड़ी फैक्ट्री मान लेते हो, जैसे कि उसके अंदर 4 सेक्शन बटे हुए हैं, तो उसमें 2-2 4-4 हर जगह मेंटेनेंस फिटर रखते हैं। अब इसके अंदर मान लो 10 मशीनें हैं, अब रात दिन मशीनें चल रही है, तो ये तो है ही नहीं कि वो ख़राब नहीं होगी, ख़राब होती है मशीनें, उनके अंदर कोई भी मिस्टेक आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसको जाएंगे चेक करेंगे, कोई मशीन ख़राब पड़ी है तो उसमें क्यों ख़राबी आई है, उस चीज़ को रिपेयर करेंगे, कैसे, कौन सा उसके अंदर टूल लगेगा, कौन से पार्ट्स काम करना बंद हो गया, ये ख़राब हो गया तो उसे चेंज करो, अगर जैसे कि काम करना बंद हुआ तो उसे रिपेयर करो। ये सब काम क्या आता है मेंटेनेंस फिटर के अंदर। टाइम टू टाइम, जैसे कि 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, या महीने का टाइम है, तो उन मशीनों के कई पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलर ऑयल ग्रीसिंग करनी होती है, कहीं में 7 दिन में, कहीं में 15 दिन में, तो ये सब मेंटेनेंस फिटर के अंदर आता है। तो वो क्या करता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि किस तरीके से मशीनों का मेंटेनेंस है। देखो इस डायग्राम के अंदर ही मशीनें सही तरीके से चलती रहनी चाहिए हमेशा, ये सब आता है मेंटेनेंस फिटर के अंदर, कि मशीनों का ध्यान रखना, किस तरीके से वो काम कर रही है, कैसे काम करती रहनी चाहिए, मशीन रुकनी नहीं चाहिए, ये सब मेंटेनेंस फिटर के अंदर आता है। आगे आता है असेंबली फिटर, ठीक है। असेंबली फिटर के अंदर क्या आता है, मशीनों के अलग अलग पुर्जों को जोड़ने
असेंबली कहलाता है। यह कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे असेंबली फिटर कहलाता है। अब देखो असेंबली फिटर के अंदर कई प्रकार का आ जाता है, जैसे कि नट और बोल्ट का इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट भी काम में लिया जाता है, वेल्डिंग के भी काम में लिया जा सकता है, गैस वेल्डिंग भी काम में लिया जाता है, रिवेटिंग का भी काम में ले सकते हैं, कई तरीक़ों से। असेंबली फिटर में बस काम यही है कि किस तरीके से हमें उन्हें जोड़ना है किसी भी चीज़ को। जैसे कि कहाँ पे तो हम किसी चीज़ को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं कि वेल्डिंग करके परमानेंट जोड़ सकते हैं, कहाँ रिबिट करके उसे जोड़ सकते हैं, कहाँ पे नट बोल्ट द्वारा जोड़ सकते हैं कि हाँ कभी भी इसे खोलना हुआ हो, मरम्मत करना हो, ये सब आता है असेंबली फिटर के अंदर। और किस तरीके से उन चीज़ों को असेंबल करना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है उसे असेंबल करके भेजना तो किस तरीके से उसको भेजना है और किस तरीके से उसकी असेंबली होनी चाहिए, ये सब आता है असेंबली फिटर के अंदर। मान लो कोई चीज़ अपने को बाद में खोलनी है, उसे डायरेक्ट मान लो अपन वेल्डिंग कर दें तो फिर बाद में कैसे खोलेंगे, उसको काटना पड़ेगा, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये सब भी इसके अंदर बताया जा सकता है कि इस चीज़ को परमानेंट नहीं जोड़ना, बाद में खोलना भी है, नट बोल्ट से जोड़ दो वापस खोल के इसे काम में लिया जा सकता है। किस चीज़ को परमानेंट जोड़ना है कि इसको एक बार जोड़ दिया बाद में कहीं नहीं करना, तो मान लो वहाँ आप नट बोल्ट से जोड़ रहे हो बाद में खुल रही है, उसको परमानेंट वेल्ड कर दो, ठीक है। तो ये चक्कर आता है कि किस चीज़ को परमानेंट जोड़ना है, किस चीज़ को टेम्परेरी तरीके से जोड़ना है, ये सब भी इसी के अंदर बताया जाता है। आगे अपने पास लास्ट बचा डाई फिटर। डाई फिटर क्या है ये देख लेते हैं। डाई फिटर के अंदर बोला जाता है कि वस्तु की साइज के अनुसार डाई का निर्माण करने एवं उस डाई की मरम्मत करने वाला व्यक्ति को डाई फिटर कहा जाता है। डाई, अब देखो इस चित्र के अंदर दिखाया जा रहा है, ये अपनी डाई है, ये अपने पास नया प्रोडक्ट बन गया डाई। दो ऐसे सांचे होते हैं। अब इसमें ये होता है कि कई प्रकार की गारा है उससे बनाया जाता है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी को भर दिया और उसके अंदर मिट्टी को भर दिया जाता है और उसके अंदर पिघले हुए लोहे को डालकर एक सांचे के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मान लो अपने को प्लस का सांचा बनाना है तो उसके अंदर मिट्टी को पहले ये सही नहीं बना, मिट्टी को पहले उसके अंदर सही तरीके से डाला जाता है और फिर जैसे कि ये अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर कूट के, इस सांचे के अंदर कूट के फिर इसको निकाल दिया जाता है, फिर ऊपर वाले सांचे को डाल के एक होल कर दिया जाता है, पिघला हुआ लोहा डालेंगे फिर इसको निकाल लेंगे। कई प्रकार के ऐसे सीएनसी मशीनों के अंदर ऐसे आते हैं, आजकल फिक्स डाई आने लग गई प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने के लिए, तो उसके अंदर पॉलिश करके उन डाइयों को सही से रखा जाता है कि इन डाई को ऐसे रखा जाता है कि एक हल्का सा भी इसमें गैप या कोई मिस्टेक ना हो, जिससे क्या है ना जितनी फिनिश और साफ डाई होगी उतना ही अपने पास फिनिश्ड और बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। इसलिए डाई फिटर का उसके अंदर भी बहुत ज़रूरत होती है कि अच्छे तरीके से फिर किसी चीज़ को साफ और अच्छे तरीके से अपने पास मिल सके, वो चीज़ भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के अंदर आगे मैं इसी यूनिट के अंदर आगे वाला टॉपिक होगा हमारा व्यवसायिक खतरे और सुरक्षा के प्रकार। व्यवसायिक खतरे और सुरक्षा के प्रकार क्या क्या आते हैं, जैसे कि व्यवसाय के अंदर क्या क्या खतरे आते हैं। सुरक्षा एक क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। मतलब सुरक्षा एक क्रिया है कि अपन किस तरीके से काम करके स्वयं को भी सुरक्षित रख सकते हैं और काम को भी जल्दी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि यह विकास लोगों को रोजगार देना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब कि एक देश के निर्माण के अंदर व्यवसायिक या उद्योग का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उद्योग का विकास होगा वहाँ काम करने वाले लेबर को पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कोई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो उसके अंदर मजदूर काम करने वाले बढ़ेंगे। जैसे कि पहले 5 मजदूर काम कर रहे थे, धीरे धीरे 50 काम करेंगे, तो धीरे धीरे इन आदमियों की भी आर्थिक मतलब प्रगति होगी। मतलब पहले जैसे कि खेती पे ही थे, खेती के साथ साथ अब इनके पास यहाँ से अलग तनख्वाह और आने लग गई। तो मतलब एक देश के विकास के लिए एक औद्योगिक विकास का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके कारण उनके जीवन स्तर में सुधार आता है और मतलब कि अपने को विकास के साथ साथ इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपन जैसे कि सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे तो इससे क्या है ना कि अपने स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, अपने आसपास के वातावरण में प्रदूषण हो सकता है, अपने क्या बोलते हैं बीमारियां भी हो सकती है। मतलब व्यवसायिक खतरे भी हो सकते हैं कि अपन जैसे कि अगर स्वास्थ्य नहीं रखेंगे, उसी पानी को क्या बोलते हैं अपने पीने की नदी के अंदर जा रहा है कचरा, उसका ध्यान रखो। अगर वो मान लो विकास के साथ साथ अगर वो नदियों में जा रहा है तो उससे बीमारियां भी फैलती है। ये दिखा रहा है ना खतरे हों सुरक्षा, मतलब खतरों से सुरक्षा कैसे, तो अपने को खुद के स्वास्थ्य की और उद्योग का जैसे कि उसका किस तरीके से चलना चाहिए, कहाँ उसका वेस्ट जाना चाहिए, इन सबों का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए उद्योग का भी साथ के साथ। अब देखो अब इसके अंदर अपने को 3 पॉइंट दिए, सामान्य सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा क्या होता है, कार्यशाला के नियमों और सुरक्षा संकेतों का पालन करें कि कार्यशाला के अंदर जो जो नियम और सुरक्षा संकेत लिखे हुए, ऐसा नहीं है जैसे कि इधर लिखा हुआ भाई इधर जाना मना है और अपन उधर ही जा रहे हैं, मान लो उधर करंट आ सकता है, अपन कहीं से गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो कार्यशाला के संकेतों उनका परे करें। कार्यस्थल पर हमेशा उपयुक्त कपड़े पहने। अब ऐसा नहीं है कि गले के अंदर जैसे कोई आदमी है गले के अंदर तौलिया डाल के जा रहा है, अब कोई भी मशीन यहाँ ज़ोर ज़ोर से घूम रही है, तौलिया इसके अंदर गया और गर्दन उड़ गई। तो ऐसा नहीं है कि जो कपड़ा है, हेलमेट लगाना है, टाइट पोशाक पहनना है, ऊपर एप्रोन पहनना है, वैसे ही जूते पहनना है, सारी चीज़ें तरीके से होनी चाहिए। मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण न करे। मतलब जैसे कि ऐसे है ना, दो जने हैं, मान लो दो जने बातें कर रहे हैं, पास में मशीन चल रही है, मजाक मजाक में इसने मान लो इसके धक्का दे दिया तो मशीन पे गिर जाएगा, या वहाँ ऑयल वगैरह पड़ा वहाँ स्लिप करके गिर गया, मान लो किसी चीज़ की लग गई तो वहीं पे मान लो, या तो उसके कोई गहराई चोट आ जाती है, या मान लो उसका मृत्यु हो जाती है। तो ये मतलब ऐसा मजाक के कार्य नहीं करने चाहिए। फर्श और रास्ते को साफ रखना चाहिए। मान लो ये रास्ता है, यहाँ मशीन है, ये यहाँ बाहर निकलने का एग्जिट है, तुम इसी रास्ते के अंदर कोई सामान पड़ा है, लोहे की चीज़ें पड़ी है, रोड पड़ी है, अब यहाँ से जस्ट काम खत्म होने के बारे में तुम स्पीड से जा रहे हो, या तो टकरा जाते हो या गिर जाते हो, मान लो फर्श पे ऑयल वगैरह पड़ा है, तो इन सब को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो ये आते हैं सामान्य सुरक्षा के अंदर की। सामान्य हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रास्तों को साफ रखना चाहिए, खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, ये सब अपनी सामान्य सुरक्षा के अंदर आ जाते हैं। आगे आता है स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा देखो, आरामदायक ड्रेस पहनना चाहिए, ढीले कपड़े न पहने। मतलब आरामदायक ड्रेस, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जैसे तुम तौलिया वगैरह पहन रहे हो या कोई ढीले कपड़े पहन रहे हो, ढीला मान लो पेंट है, पैर के अंदर पैर फंस के तुम्हारे गिर गया, या कोई ढीला कपड़ा है, तुम बाहें फोल्ड कर रखी है, मतलब या पूरी कर रखी, बाहें मशीन के अंदर आ जा रही है, गले के अंदर तौलिया है, या तुमने हेलमेट नहीं लगा रखा, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो आगे वाला पॉइंट, अंगूठी घड़ी जैसे आभूषण न पहने, मशीन में फंसने का खतरा रहता है। मान लो कोई मशीन है जिसको ऐसे ऑपरेट करा रहे हो तुम हाथ से, अब मान लो घड़ी है, ये घड़ी इसके अंदर फंस गई, या तुम्हारे हाथ के अंदर चोट लगी, अंगूठी है, मान लो तुम्हारी उंगली के अंदर अंगूठी है, कोई ऐसे मैग्नेटिक मशीन है जो तुम्हारे हाथ को खींच लेती है फिर घुमा देती है, तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। इससे स्वयं की सुरक्षा होती है, स्वयं को दुर्घटना का कारण नहीं बनते और स्वयं की चोट नहीं लगती। मशीन की सुरक्षा कैसे, स्विच ऑफ करने से पूर्व ऑटोमेटिक फीड अलग करें। मतलब जैसे कि स्विच ऑफ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक चीज़ों को उससे अलग करना चाहिए। भाई स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद भी जैसे मशीन है, टूल्स लगे हुए हैं, उसके अंदर सब चीज़ों को हटाना चाहिए, वरना वो सब उसी के अंदर फंसे हुए रह सकते हैं। चलती मशीन को हाथ से न रोके कोशिश करें। मान लो कोई मशीन चल रही है, जोर जोर से घूम रही है, तुमने बटन बंद कर दिया, आपने वो बहुत देर तक क्या होता है, जैसे मशीन का कोई भी पहिया है बहुत देर तक चलता रहता है, तो तुम ऐसे सोच रहे हो कि इसे हाथ से रोक के वापस चलते हैं, मान लो हाथ से रोकते समय तुम्हें चोट लग गई। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। गार्ड की सही स्थिति में होने पर ही मशीन चलाएं। मतलब जैसे कि सारी चीज़ें सही है, मतलब भाई हाँ ये चीज़ें सही है, इसका टूल सही है, इसकी वो मेंटेनेंस सही है, सब चीज़ें देखने के बाद ही मशीन को चलाएं। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ कहीं गिरी हुई है, अपन उसके चला रहे हैं, पहिए के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, मशीन ख़राब हो जाएगी या मशीन टूट जाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। आगे वाले पेज पे क्या है, आगे वाला पेज पे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए हुए हैं हमें कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। कई एग्जामों में इसकी पीपीई की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि पीपीई क्या है। अब देखो ये हो गया, वो पहले वाला ही बता रहा था ना मैं कि हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। देखो सिर पर हेलमेट रखना चाहिए। कई प्रकार क्या होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी ऐसे इंडस्ट्रियाँ होती है जिसमें अंदर कई मंजिल की ऐसे मशीनें लगी रहती है, कहीं नीचे नीचे आदमी काम करते हैं। अब मान लो बाई चांस मशीन के ऊपर से कोई बोल्ट गिर गया, कोई लोहे की चीज़ गिर गई, तो एक तरीके से ये होता है कि हेलमेट के अंदर गिरने से हल्की चोट लगती है, सर हमारा नाजुक होता है, मान लो कोई चीज़ गिर गई, हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ऑन द स्पॉट आपकी मृत्यु हो सकती है या फिर गहरी इंजरी आ सकती है, ठीक है। तो अपने को सिर पर हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। आँखें सुरक्षा का चश्मा पहनना चाहिए, इससे रासायनिक एवं धात्विक छिड़काव से बचाता है। अब कई प्रकार की जैसे मशीनें चल रही हो उसमें रासायनिक केमिकल का यूज में, अब ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर हल्की हल्की से ऐसे वेपर निकलती रहती है, जो हमें तो ऐसे लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, कई बार अपने नाकों से तथा आँखों से हमारे शरीर के अंदर चले जाती है और हमें गहरा नुकसान पहुँचाती है। तो इससे आँखें ख़राब हो जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है तो फेफड़े में दिक्कत आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। आगे वाले पॉइंट पे आते हैं अपन, कान के अंदर कभी कभार क्या होता है कि जो मशीनें होती है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो अपन इनके अंदर पूरे दिन अगर इनके पास रहते हैं तो कानों के अंदर परमानेंटली, अगर जैसे कि अपन 10-20 साल से इसी के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि परमानेंट आदमी लास्ट में जाके परमानेंट वो सुनने की
क्षमता ही खो देता है। तो इसी के लिए कानों के अंदर ये प्रोटेक्शन की शील्ड जो उसकी जो नॉइस है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, 90% तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं सांस, लंग्स। और अब ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कई प्रकार के केमिकल वगैरह ये ऐसे होते हैं जो नाक के द्वारा, इसके द्वारा हमारे फेफड़ों तक या फिर कहीं पे पत्थर के इनका घिसा हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे जाके अपने लंग्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो उससे भी देखो धूल के कण में जहरीली गैसों से बचाव करता है। इससे क्या है ना कि हमारे अंदर के फेफड़े वगैरह ख़राब नहीं होते, तो इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे वाला कौन सा इक्विपमेंट है देखते हैं, आगे वाला क्या चल रहा है जो। ठीक है, आगे आ गया शरीर का, शरीर एवं बॉडी के ऊपर देखो जैकेट, एप्रोन तापमान और छिड़काव से बचाता है। मतलब ये क्या होता है कि जैकेट तथा एप्रोन का क्या काम करता है कि जैसे कि मान लो बाहर टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ये शरीर को बचाएगा, तथा कोई केमिकल का छिड़काव हो रहा है तो शरीर के टच होते हैं वो अंदर तक नहीं पहुँचेगा। ये देखो हाथों के भी लगा हुआ है तो शरीर तथा हाथों का बचाता है। बाहर कई बार मशीनें चलती है तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे भी क्या है ना कि अपने शरीर की वो प्रॉब्लम नहीं होती। हाथों के देखो ग्लव्स पहने हुए हैं तो इससे फाइबर दस्ताने पहनते हैं, ये फाइबर ग्लव्स घर्षण और करंट से बचाता है। मान लो कोई भी मशीन का टूल्स है वो घिस रहा है तो वो अपने हाथों को डैमेज नहीं होने देता। प्लस केमिकल का छिड़काव हो रहा है तो ये इस पर ग्लव्स पे रख के ही रह जाएगा, हाथ के ग्लव्स है ना, ग्लव्स पे रुक जाएगा। ऐसे अगर ये स्क्रीन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आता तो स्क्रीन त्वचा को जला देगा या इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, इससे अपने को एलर्जी हो जाती है, स्किन की कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती है। पैर पे भी देखो जूते दिए हुए हैं, सुरक्षा शूज है, सेफ्टी शूज़ कहते हैं, फिसलना और गिरने से बचाते हैं। ये कभी कभार जैसे ऑयल पे, फर्श पे ऑयल गिरा हुआ है या कोई तार करंट मतलब तार खुला तार बिछा हुआ है तो उससे एक तो करंट नहीं आने देता, ऑयल के छिड़काव से अपने को स्लिप नहीं होने देता और ये अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो आगे का पॉइंट क्या है, आगे ये आ गया, आगे अपने पास आए हैं सुरक्षा चिन्ह। अब सुरक्षा चिन्ह देखो, सुरक्षा चिन्हों को अपने पास कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, चार भागों में। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, सुरक्षा चिन्ह होते हैं, सुरक्षा चिन्ह संभावित खतरे को मतलब जो आसपास क्या खतरा है उसको बताने के लिए संकेतों का प्रयोग लिया हुआ होता है। ठीक है, अब देखो निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं, मतलब प्रोहिबिटिव साइन, इन्हें प्रोहिबिटिव साइन भी कहते हैं, मतलब कि इन्हें मतलब उल्लंघना ही नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है, अब इन चीज़ों का क्या जैसे अर्थ क्या है, मतलब ऐसा न करें, डू नॉट डू, मतलब ये काम तुम्हें करना ही नहीं है, निषेध बिल्कुल मना कर रहा है। ये संकेत अलग अलग काम के हैं, मतलब पहला संकेत तुम्हें ये काम करने से ही मना कर देता है। तो तुम्हें कुछ चीज़ें एग्जाम में यही पूछ सकता है कि निषेधात्मक चिन्ह भाई इस चीज़ को कैसे, ये भी तो पूछेगा कि किस कलर का होता है, इसका बॉर्डर कौन सा होता है, ये भी पूछ लेता है कई कई बार। तो इसका लंग क्या होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछता है कि 4 चिन्ह दे दिए, इनमें से कौन से कलर का होता है, कौन सा साइन होता है, कौन सा किस काम में आता है। ठीक है, तो इसमें लाल रंग का क्रॉस बना होता है और लाल रंग की बॉर्डर बनी होती है तथा ये वृत्त के आकार का होता है। ये चीज़ें और ये दर्शाता है कि इसे न करें, मतलब इसे न करें, ये लिखा हुआ है ना, इसे न करें, अर्थ ये बताता है। उदाहरण जैसे धूम्रपान निषेध का इसमें दिया हुआ है, धूम्रपान निषेध है या इधर जाना मना है, कहीं पेट्रोल पंप पे नहीं क्या होता है ना, धूम्रपान निषेध है, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज में करना, ये सब आता है। दूसरा अपने पर आवश्यक चिन्ह मतलब मैंडेटरी साइन। आवश्यक चिन्ह क्या होते हैं इसमें, जैसे कि कहीं पे ये दिखा हो कि चश्मा जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते समय चश्मा आवश्यक है। कहीं भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसके लिए अपने को कैप पहनना आवश्यक है, एप्रोन पहनना आवश्यक है, जूते पहनना आवश्यक है। ये सब आवश्यक चिन्ह के अंदर आते हैं, मतलब ये चीज़ें आवश्यक है तो आवश्यक है। कई प्रकार की ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर तुम इस सुरक्षा की जो मैंडेटरी चीज़ें नहीं पहनते तो तुम्हें अलाव ही नहीं करता, मतलब क्या करना है, ये आवश्यक चिन्ह इस मच डू, मतलब ये करना है। देखो ये इसमें क्या होता है, नीला रंग का बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर से ये बंधा हुआ होता है। आकृति, इसकी भी आकृति वृत्त के अनुसार होती है, वृत्त की आकृति है ना, ये देखो वृत्त की तरह की आकृति होती है, नीले रंग के पर्दे पर बना रहता है, श्वेत कलर से बना रहता है। अर्थ होता है दर्शाया कि क्या करना चाहिए। उदाहरण बिजली का कार्य करते समय सुरक्षा कैप पहननी चाहिए, ये सब इसी के उदाहरणों के अंदर आ जाता है। जैसे कि एक और ये उदाहरण हो गया, वेल्डिंग का कार्य करते समय चश्मा पहननी चाहिए। तीसरा चेतावनी साइन, वार्निंग साइन, खतरे की चेतावनी देता है या वार्निंग देता है। इसका रंग देख लेते हैं अपन, रंग पीले, मतलब पीले बैकग्राउंड के ऊपर काले रंग का ये बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर संकेत लगा हुआ होता है। प्लस इसका साइन त्रिकोणीय साइन का होता है, काले रंग की बॉर्डर होती है, काले रंग का इसके अंदर साइन होता है, बस पीला बैकग्राउंड होता है। ठीक है, पीले बैकग्राउंड के ऊपर लिखा होता रहता है। जैसे कि कहीं पे लिखा होता है जैसे आग का खतरा है, कहीं पे तुमने देखा होगा ऐसे खोपड़ी बन के उस पर वो लगा रहता है, ये भी त्रिकोण के ऊपर ही बनी रहती है वो खोपड़ी भी। ठीक है, कहीं पे तुमने देखा होगा ऐसे त्रिकोणियाँ बन के ऐसे फिल्मों के अंदर बताते हैं, वो केमिकल का साइन बना रहता है। ठीक है, ये सब उसी के अंदर आता है, त्रिकोणीय के अंदर ही। वही तो झटकेगा इसका। आखिरी बना अपने सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन।
ये अर्थ सुरक्षा संकेत देना, जैसे रंग हरा बैकग्राउंड का, इसके अंदर हरा बैकग्राउंड होता है तथा हरे बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है कि श्वेत कलर के ऊपर लिखा होता है। कई प्रकार सूचनात्मक चिन्ह के अंदर, जैसे कि तुम सड़क पे चल रहे हो, लिखा होता है भाई जैसे सांगानेर इतने किलोमीटर, ये सब संकेत होते हैं भाई, सूचनात्मक संकेत होते हैं। कहीं पे लिखा होता है हॉस्पिटल इतने, मतलब ज़्यादातर सूचनात्मक संकेत ये तुमने देखे होंगे। जैसे कहीं पे पेट्रोल पंप है, कहीं पे क्या है, कहीं पे स्कूल है, धीरे चले, आगे मोड़ है, ये सब है ना सूचनात्मक संकेत होते हैं, जो कि क्या ध्यान रखना है कि नीले रंग के ऊपर सफ़ेद कलर से लिखा हुआ होता है, मतलब या तो आयत में होंगे, सॉरी, या तो वर्ग के शेप में होंगे, आयत के शेप में होंगे, ठीक है। ये दो ही शेप के अंदर होते हैं। आगे वाले पेज पे चलते हैं। आगे वाला पेज अपने को क्या बता रहा है, दुर्घटना के कारण एवं बचाव। दुर्घटना के कारण मतलब दुर्घटना कैसे हो सकती है और उनसे किस तरीके से अपन बच सकते हैं, ये बताता है, ठीक है। ठीक है, दुर्घटना का कारण एवं बचाव, एक्सीडेंट, कैजुअलिटी एंड प्रोटेक्शन। अरुचि, अभी हम जैसे कि मान लो तुम उसके अंदर काम कर रहे हो, तुम्हारी रुचि नहीं है, कोई मशीन तुम्हें चलाने के लिए बिठा दिया है, अब तुम्हें या तो क्या करोगे, तुम बिना रुचि के साथ काम करोगे तो या तो कोई तुम्हारा हाथ वाथ उसके अंदर आ जाएगा, या तुम टूल्स ख़राब करोगे, या तुम मतलब किसी मशीन को ख़राब कर दोगे, या किसी तुम्हारे चक्कर में किसी पास वाले के चोट लग सकती है। मतलब अरुचि से तुम काम करोगे तो खुद का नुकसान करोगे या तुम मशीन को ख़राब करोगे, ये अरुचि के अंदर आता है, मतलब रुचि के अंदर काम नहीं करते हैं तो ये उसके अंदर आता है। दूसरा है असावधानी, मतलब सुरक्षा मानकों का ज्ञान न देना। असावधानी यही है कि जैसे या तो तुम प्रॉपर ड्रेस के अंदर नहीं आए, तुम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे, तुम मशीन का ध्यान नहीं रख रहे, या तुम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारी सावधानी नहीं दे रहे काम करते टाइम, या तुम बातें कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो इससे क्या होता है, या तुम्हें दुर्घटना हो जाएगी, या तुम मशीन ख़राब कर दोगे, या तुम्हारी वजह से किसी दूसरे आदमी को चोट लग सकती है। जल्दबाजी क्या है, मतलब अत्यधिक जल्दबाजी। अब या तुम मान लो या तो जल्दीबाजी से तुम मशीन को जल्दीबाजी से हाथ से रोक रहे हो चलते टाइम, या जल्दी जल्दी मशीन को चला रहे हो, या जल्दी से बंद करके तुम भाग रहे हो। जल्दीबाजी मतलब जल्दी जल्दी, या तुम्हें कोई टारगेट दिया है, जल्दी मशीन से यूज कर रहे हो, तो तुम या तो मशीन ख़राब कर दोगे, खुद के लगवा लोगे। जल्दीबाजी का काम ही ख़राब होता है, वो बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, वही सीन होता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी हमने को नहीं करनी चाहिए। आगे वाला कौन सा, जो अज्ञानता, मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है। मशीन की सही जानकारी नहीं होना। अब तुम मान लो तुम्हें कोई पूछता है कि मशीन का कितना, तुम गलत बता रहे हो कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम बिना वजह उस चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो तुम इस चीज़ को क्या करते हैं, तुम्हें बोल दिया ये चलाओ, अब तुम चलाओगे तो हल्का फुल्का चला रहे हो, मान लो तेज़ स्पीड में चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो तुम उससे या तो मशीन को ख़राब करोगे या डेफिनेट तुम लगाओगे, तुम्हारे लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी इससे। इसलिए बिना नॉलेज के भी हमें किस चीज़ को ऑपरेट नहीं करना है। मतलब तुम्हें गाड़ी चलाना ही नहीं आता और गाड़ी लेके चले गए तो तुम खुद का एक्सीडेंट कराओगे या सामने वाले को चोट पहुंचाओगे। असुरक्षित औजार, जैसे कि खराब औजारों का प्रयोग करना। आप मान लो तो कि अनयूजफुल हैंड टूल, मान लो कोई हथौड़ा तुम यूज में ले रहे हो, ठीक है, हथौड़ा तुम यूज में ले रहे हो, इसका मान लो हैंडल टूटा हुआ है, तुम जोर से ऊपर से उठा के इसको दे रहे हो, तो यह यहाँ से टूट गया तो तुम्हारे लगेगी, या फेंक के कहीं दूसरे के लग जाएगी हथौड़े की। या कोई स्पेनर है, मान लो स्पेनर तुम यूज में ले रहे हो, या हल्का सा यहाँ से टूटा हुआ है, तुम बोल्ट के ऊपर जोर लगा रहे हो, सीधा टूटा, तुम्हारी चोट लग जाएगी। इसलिए मतलब खराब औजारों का भी प्रयोग ना करें। सुरक्षित पहनाओ, वही बताया मैंने, ढीले कपड़े ये पहनते हो मशीन के अंदर आ जाएगी, तुम्हें दुर्घटना लग सकती है। परिणाम, रिजल्ट क्या रखता है, जान माल की हानि और कार्य में बाधा। मतलब तुम किसी भी मशीन पे तुम्हारे लग जाएगी, मान लो पूरे दिन तक फैक्ट्री में काम नहीं हुआ, वो भी हो जाता है। लॉस लाइफ में प्रॉपर्टी एंड वर्क इनकरप्शन, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आगे वाले पॉइंट पे अपन चलते हैं, सातवें पेज पे चलते हैं, क्या बताया गया इसके अंदर। 7वां पेज है प्राथमिक चिकित्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा का ज़्यादातर यही पूछा जाता है तो मेरे को, गोल्डन आवर्स क्या होता है, मतलब दुर्घटना लगने से, जैसे तुम्हारी दुर्घटना हो गई से उसके बाद का ये आधा घंटा होता है, जैसे कि तुम्हारे लगने के बाद का ये आधा घंटा, ये अपना गोल्डन आवर्स होता है। इसके अंदर तुम्हें प्राथमिक उपचार दे दिया जाता है, तो तुम्हारे बचने की पॉसिबिलिटी 90% बढ़ जाती है। गोल्डन आवर्स देखो, दुर्घटना के बाद के पहले 30 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उचित उपचार से जीवन बचाया जा सकता है, ठीक है। 90% चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हारे जीवन बचने के। दुर्घटना से तुरंत 30 मिनट, दुर्घटना लगने के 30 मिनट के बाद में प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का रील होता है ABC, रूलर एंड किट्स। देखो, एयरवे, वायुमार्ग, ब्रीथ यानी श्वसन, और रक्त सुचारू रूप से सर्कुलेशन, ठीक है, रक्त सर्कुलेशन, मतलब तुम्हें हवा शरीर के चारों तरीके से हवा लग रही है, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारी सांस ऊपर नीचे मतलब इन आउट हो रही है, ब्रीथिंग, तुम्हारा श्वसन चल रहा है, रक्त का सुचारू रूप से चल रहा है, ABC प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, ABC किट, ठीक है। अब फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होता है, टिंचर आयोडीन,
और विटामिन, मतलब तुम्हारे कहीं भी टोच लग रही है उसको रखा, बर्नोल लगाया, डेटोल लगाया है, इंस्प्रिंट दी हुई है, पट्टी दी हुई है, ये सब तुम्हारे प्राथमिक उपचार के बॉक्स के अंदर लगी हुई है। जैसे तुम्हारे कहीं मान लो डूब रहे हो, करंट आ रहा है तुम्हें, या फिर किसी चीज़ की चोट लग रही है, तो पहले तो तुम्हें श्वास का इनका दे दिया भाई, हाँ तुम्हारे श्वास ओके है, ठीक है। इसके बाद कहीं पे चोट लगी है, तुम्हारे पट्टी वट्टी कर दो, डिटोल लगा दो, स्प्रिंट दे दो, दवाई दे दो दर्द वर्द की, इससे तुम्हारे बचने के आसार बढ़ जाते हैं। गोल्डन आवर्स का ध्यान रखना, दुर्घटना के बाद के 30 मिनट तुम्हारे गोल्डन आवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड हो गया। आगे वाले पॉइंट पे अपन चलते हैं। आगे वाला पॉइंट आ गया कृत्रिम श्वसन की विधि। कृत्रिम श्वसन की देखो 4 विधियाँ होती है, मतलब ये 4 विधियों के बारे में पूछा जाता है कि कृत्रिम श्वसन की 4 विधियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है। सेपर्स विधि, ठीक है, फर्स्ट है सेपर्स विधि। जब आदमी के जैसे कि पीठ के ऊपर कोई भी घाव वाव लग जाता है, पीठ के बल पे किसी भी करंट लग जाता है, चोट लग जाती है, जल जाता है, तो उसको छाती के बल लेटाया जाता है। ऐसे पीठ के बल लेटाया जाता है, ऐसे छाती के ऊपर लेटा के इसको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया जाता है। फिर थोड़ा सा यहाँ से जो घुटनों के बल लेट के, ये भी पूछा जाता है कि किस तरीके से लेटा जाता है। ये देखो घुटनों के बल लेटा हुआ है, लेट के हल्का सा इसको दबाता है, फिर यहाँ से थोड़ा पुल करता है ताकि इसका सांस आता रहे, फिर दबाता है, फिर पुल करता है। तो इसे सेपर्स विधि कहते हैं। सेपर्स विधि में यही होता है कि उसको किस तरीके से लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटा के इसे उसके ऊपर से इसे घुटनों से जोड़ दे के हल्का सा पीठ के ऊपर दबाव डाला जाता है, जिससे उसके श्वसन क्रिया हो सके ऊपर का। दूसरा सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि के अंदर जैसे कि छाती के ऊपर चोट लग गई है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब छाती के ऊपर घाव हो जाता है या जल जाता है, किसी चीज़ का करंट आ जाता है, तो उसके ऐसे लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाकर उसके दोनों हाथों को, देखो इसके ये भी पूछा जाता है कि सिर के ऊपर बैठोगे, ये दोनों हाथों को, 1 मिनट, दोनों हाथों को क्या किया जाता है, यहाँ पे छाती के यहाँ पे रखा जाता है, ये ऊपर की तरफ, फिर इसको दबाया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, यहाँ पीठ के नीचे हल्का सा तकिया लगाया जाता है, जिससे सिर ऊंचा रह सके और एयर फ्लो सर्कुलेशन सही तरीके से बढ़ सके, ठीक है। दोनों हाथों से घुमा के ये। तीसरी विधि हमारे पास दे मुँह से मुँह की, ठीक है, माउथ से माउथ। ज़्यादातर मूवियों के अंदर यही विधि बताई जाती है, ठीक है, मुँह से मुँह वाली विधि, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हो गया, अब इसके अंदर हवा भरते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर हवा भरते हैं। सबसे प्रभावी और तुरंत विधि यही है, हवा भर के थोड़ा छाती दबाओ, फिर हवा भर के छाती दबाओ, इससे हवा निकल जाती है। मुंह से नाक की विधि। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मुंह से हवा भरते हैं, फिर मुंह को दबा के नाक से हवा निकालते हैं, फिर मुंह से हवा भरते हैं, मुंह से दबाते हैं, नाक से हवा देते हैं, ठीक है। आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं 9th पेज पे। हाँ, हम बात करने वाले हैं विद्युत झटका और इलेक्ट्रिसिटी शॉक के प्रभाव के बारे में, कि विद्युत के झटका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, कैसे झटके का प्रभाव बनता है, ठीक है। तो अपन जैसे कि विद्युत का झटका किसी को भी लगता है, तो लगने के बाद क्या हो सकता है, या तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, या वो बेहोश हो जाएगा, या फिर जैसे कि ज़्यादा अगर करंट लग रहा है तो किसी चीज़ का, जैसे हाथ लगाया अपने, तो वहाँ का मांस जल जाता है, फिर उस पार्ट को अपने को या हाथ को काटना पड़ता है, हाथ पैर कोई भी हिस्सा हो गया तो, ठीक है। और अगर ज़्यादा करंट लगता है तो हृदय की मतलब गति बढ़ने से या गति रुकने से अपनी मौत भी हो सकती है। करंट के चिपके रहने से खून जल जाता है और वहाँ का मांस जल के इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये संकेत दिया जाता है भाई, कितना दर्दनाक झटका होता है, मांसपेशियाँ संकुचित हो जाती है, कितने एम्पियर का झटका होता है, हृदय आघात हो जाता है, हार्ट भी बढ़ जाए, निश्चित मौत होती है 1000 मेगावाट पे, ठीक है, एम्पियर पे, ठीक है। अब तत्कालीन कार्यवाही क्या करनी चाहिए हमें, ठीक है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक से आदमी को अलग करना चाहिए, जैसे कि तार के चिपका हुआ तो लकड़ी के इससे मार के इसको अलग कर देना चाहिए। नंगे हाथ से न छुए, हाथ के ऊपर कुछ पहन के देना चाहिए, CPRF उसको देना चाहिए हाथ के द्वारा, ठीक है। ये देने से उसको श्वसन सुचारू रूप से चल जाता है, ठीक है। और प्राथमिक उपचार देना ही देना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार का ये आ गया। आगे वाला पॉइंट है आग, ठीक है, अग्नि का होगा। आग और अग्नि त्रिकोण, फायर एंड द फायर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब आग क्या होती है, आग 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। देखो आग में 3 चीज़ों का होता है, एक तो उष्मा एक हीट, एक ऑक्सीजन प्लस एक ईंधन, मतलब 3 चीज़ें। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अनुपस्थित हुई तो आग नहीं जला सकते। मान लो हमारे पास हवा है, हवा चारों तरफ है, ईंधन कोयला पड़ा हुआ है, गैस का सिलेंडर खुला है, तो आग लगेगी। अगर हमारे पास जलाने की चीज़ ही नहीं है तो आग नहीं जलेगी। मान लो कहीं पे हमारे पास ईंधन पड़ा हुआ है, आग है, ठीक है, अब वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो आग नहीं जलेगी। अब मान लो कहीं पे आग भी है, ऑक्सीजन भी है, उसमें हीट भी है, ईंधन ही नहीं है, तो तुम जलाओगे किससे। तो आग के जलने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आग के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से, मतलब क्या बोलते हैं, ईंधन कौन कौन सी होती है, कौन कौन से प्रकार की आग होती है, किस प्रकार से लगती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, ये सब हम आगे वाले पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है।
चल रही है, ठीक है। आगे वाले पॉइंट पे देखेंगे। अब देखो आग को क्लास के अंदर 4 क्लासों के अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 प्रकार के अंदर इसको विभाजित किया जा सकता, ठीक है, किया गया, ठीक है। ये इसको बुझाने का अपने वो तरीका होता है। क्लास ए, इसके अंदर प्रतीक है, ये देखो कागज प्लस लकड़ी। विवरण क्या दिया हुआ, ठोस पदार्थ लकड़ी कागज आदि को जला के, मतलब जो चीज़ें लकड़ी के अंदर आग लगी है, कागज के अंदर आग लगी है, सूखे कचरे के अंदर आग लगी है, तो ये किस के अंदर आएगी, क्लास ए फायर के अंदर आएगी, ठीक है। उपयोग सोडा एसिड से या फिर पानी से, इन दोनों चीज़ों से हम इसको बुझा सकते हैं। क्लास बी के अंदर कौन सी आएगा, ज्वलनशील द्रव, तेल, डीजल और कोई भी केमिकल होते हैं, जो भी द्रव चीज़ होगी ना, जो बह सकता है, अगर इसके अंदर आग लगती है, जैसे कि अपना ऑयल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और भी कोई केमिकल हो गया जो जलने के लिए जल सकता है, तो वो इसके अंदर क्लास बी फायर के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे इसको बचाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ लिया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर उसे बोलते हैं जो आग बुझाने का आता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसे, ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र को। क्लास सी फायर के अंदर क्या होता है, जैसे गैस सिलेंडर हो गई, जैसे LPG हो गई, CNG हो गई, ये सब गैसें हैं, और भी जो भी ज्वलनशील गैसें होती है, गैस के अंदर कोई भी आग लगती है तो क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। इसे किससे बुझाया जाता है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम बुझा सकते हैं। क्लास डी फायर के अंदर क्या होता है, देखो विद्युत तार हो गए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कहीं भी आग लगती है, कहीं भी केबलों के अंदर आग लग जाती है, लाइट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये सब आग आती है क्लास डी फायर के अंदर आती है। इसे बुझाते हैं CTC या हेलोन। CTC का ही वो दूसरा नाम है, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम इसे बुझा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, शॉर्ट नॉलेज दे रहा हूँ ये जल्दी ताकि ये चैप्टर बढ़ाना हो, ठीक है। आगे इसको फुल वीडियो की एक और आ जाएगी। अब आगे देखो 5S मेथड, ये जापान का मेथड है, इसको यहाँ पे भी काम में लिया जाता है। इससे क्या होता है, मतलब कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं कम होती है। फायर एस कॉन्सेप्ट, वर्क प्लेस मैनेजमेंट के अंदर अगर ये 5S को अगर अपन काम लेते हैं तो इससे मिनिमम दुर्घटना होती है और जल्दी काम शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर जो 5 है वो SS से शुरू होती है मीनिंग, इसलिए इसको 5 है। पहला है सोर्ट या चटनी, इसका ये जापानी प्रोनाउंसिएशन ये अलग होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और ये होता है इंग्लिश का, ठीक है। सेट इन, पहला हो गया सोर्ट यानी छटनी कर दो, पदार्थ की छटनी कर दो, अलग अलग पदार्थ को, जैसे कि काम वाला अलग, अनयूजफुल अलग, उसके अलावा कचरे का अलग, सब चीज़ों की छटनी कर दो। सेट इन ऑर्डर, सारे सामानों को देखो ऑर्डर से जमाया गया, टूल्स अलग हो गया, अपने कचरे का सामान अलग हो गया, मशीनरी अलग हो गई, सारी चीज़ों को अपनी जगह अरेंज करो। चमकाना साइन, अब इसको क्या होता है, सारे सामानों काम करो, मशीन को सही से काम सफाई करो, टूल्स की सफाई करो, अपने वर्कशॉप की सफाई करो, हर चीज़ों को सफाई से काम में लो जिससे दुर्घटना कम होती है, ठीक है। चौथा क्या है, मानवीकरण के मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर चीज़ों को तरीके से तुम हर चीज़ों को तरीके से काम करो। मानवीकरण, किसी चीज़ को मशीन के साथ फीलिंग से काम करो, दूसरों की भी हेल्प करो, हर चीज़ों का मेंटेनेंस रखो। भाई हाँ, मशीन की कब मेंटेनेंस की थी, कब क्या किया था, कब अपन ने ड्रेसें धोई थी, कब अपन ने वर्कशॉप साफ की थी, हर चीज़ों का मेंटेनेंस और एक चार्ट रखो जिसको हर 7 दिन में या हर डेली उसके अंदर टिकन लगाओ कि ये काम कर लिया। और एक कायम रहना, मतलब एक चीज़ को, मतलब ये चीज़ करनी है तो करनी है, उन चीज़ों पे सारी चीज़ों को फिक्स रखना। भाई ये चीज़ नहीं करनी, किसी भी चीज़ के किसी भी कारणवश उस चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भाई करना है तो करना ही है, ठीक है। ये पाइपस का कॉन्सेप्ट हो गया। और आगे वाला अपने पास आ गया, देखो रख रखाव का आ गया। रख रखाव के अंदर कि अपन किस तरीके से इन चीज़ों का रख रखाव होते हैं। 5 प्रकार के डस्टबिन हमें दिए हुए हैं। कागज़ का कचरा किस में डालना चाहिए अपने को, कागज़ का कचरा किस में, प्लास्टिक का कचरा, धातु का कचरा, कांच का कचरा और खाद्य फूड, मतलब जो खाने की चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाल दो तुम। अगर ग्लास फैक्ट्री के अंदर कोई कास्ट उठा तो वो उसके अंदर डाल दो तुम। धातु का अगर कोई पीस है तो इसके अंदर डालो। प्लास्टिक की थैलियाँ इसके अंदर, कागज़ का कचरा इसके अंदर। इससे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को अपन तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं और वापस मतलब उसको यूज में ले सकते हैं। कोई चीज़ें हैं तो उसको कहीं पे फेंक सकते हैं। अगर सब चीज़ें मिक्स में होगी तो उसको रिसाइकिल करने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ज़्यादा लागत आएगी अपने, ठीक है। तो इसके लिए कलर कोड, अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में डालने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट एंड कलर कोड, ठीक है। ये कलर कोड याद रख लेना बस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे तो कि कागज़ के कचरे के लिए कौन सा कलर है, प्लास्टिक के कचरे के लिए कौन सा कलर है, पीला, लाल कलर किसके लिए, धातु के लिए, हरा कलर किसके लिए, कांच के लिए, खाद्य पदार्थों का किस लिए, ठीक है। ये कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, लेपनिंग, इंश्योरेंस, ये सब काम में लेने के लिए और इनके बारे में आ जाता है अपने पास, ठीक है। अब अपने पास 14वां पेज है कि
अपने को क्या बोलते हैं, एक मिनट इसको सेट कर देता हूँ, किस तरीके से भार उठाया जाता है, किस तरीके से अपने को वजन उठाने का कौन सा तरीका है, सुरक्षित तरीके से अपने को कैसे काम कर, इग्नोमिक्स और भार उठाना, ठीक है, इग्नोमिक्स एंड वेट लिफ्टिंग, ठीक है, कैसे तरीके से अपने को चोट की देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखो घायल को आराम देना चाहिए, सूजन पर बर्फ सेकनी चाहिए, हल्का पट्टी बांधनी चाहिए, अंग को ऊपर रखना चाहिए, ये अपने को दिया गया है। मतलब कि किस तरीके से अपने को दुर्घटना लग सकती है तो कैसे करना चाहिए, भार को उठाने का सही तरीका है। मतलब कि ऐसे कि अगर पूरी कमर तुम झुका के किसी चीज़ को उठा रहे हो तो यहाँ पे पेन होता है, जॉइंट में पेन दर्द होने लग जाता है, या तो यहाँ पे घुटनों में दर्द होगा या कमर में दर्द होगा, ठीक है। किस तरीके से अपने को वजन उठाना चाहिए, किसी भी कोई घायल हो गया तो उसको आराम कराना चाहिए, घाव को आज बर्फ़ से सेकनी चाहिए, गर्म पट्टी बांधनी चाहिए, कोई भी जैसे अंग है जिस पे लगी हुई हो उसको ऊपर रखनी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो। ये हमारी जो भी एजेंसियाँ हैं ये कि किस किस की, इंडिया की है, इंटरनेशनल है, जर्मनी की है, जापान की है, BIS है, IOS है, DIN है, GIS जापान की। तो ये क्या होती है कि मानक और गुणवत्ता, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट करती है कि किस तरीके से अपने को काम करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ये अपन ने पूरी नॉलेज नहीं ली, मतलब नॉर्मल नॉलेज, ऊपर ऊपर की नॉलेज दी है अपन ने। इसके बाद में